बेटे, जो बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज हरिशंकर परसाई जी का 22 अगस्त 1924 को आज ही के दिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में एक जमानी गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। मैं बस इतना कह दूं उनके बारे में कि उनका महत्व इतना है कि इग्नू के हिंदी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एमए के पाठ्यक्रम में उनके कम से कम 2 रचनाएं शामिल हैं। एक तो उनकी कहानी है, जो कि कहानी के खंड में आती है, और दूसरा उनका निबंध है, तीसरे दर्जे के श्रद्धेय। कहानी जो है वो कहानी भोला राम का जीव काफ़ी प्रसिद्ध है। हमने उसे शायद पहले भी कहीं पढ़ा था। तो खैर, हम अपने जो महान लेखक हैं उनको जानें, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कि काफ़ी ऊंची परंपरा के जीव होते हैं। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे दर्जे के श्रद्धेय उनकी प्रतिनिधि निबंध रचना है, और उनके संग्रह वैष्णव की फिसलन में संकलित है। तो इसमें उन्होंने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की सुविधाभोगी मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। सत्य, न्याय और क्रांति पर प्रवचन देने वाले बुद्धिजीवी पर लेखक का सीधा सीधा कटाक्ष है, जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। बुद्धिजीवी की दोहरी नैतिकता को प्रकाश में लाने के लिए इस निबंध की रचना हुई थी। बड़े बड़े दावे करने वाला बुद्धिजीवी किस तरह मामूली स्वार्थों के लिए समझौता करता है। सामाजिक परिवर्तन और नैतिकता की बात करने वाला बुद्धिजीवी चंद रुपये बचाने के लिए तीसरी श्रेणी में यात्रा करता है और प्रथम श्रेणी का किराया वसूलता है। बौद्धिक जड़ता और पाखंड का प्रमाण है। हरिशंकर परसाई ने जब यह निबंध लिखा था, तब से स्थितियां और बदतर हुई हैं या कैसी हुई हैं, इसका आकलन आपको करता रहना पड़ेगा अपने समय के मुताबिक। बुद्धिजीवी वर्ग का पाखंड और दोहरी नैतिकता का आडंबर और बढ़ा है या नहीं, यह भी देखना पड़ेगा। अभी जो प्रमुख अंश हैं उनको यदि आप देखते हैं तो शायद आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि किस तरीके से वे व्यंग करते हैं। श्रद्धेय के भी दर्जे होते हैं। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है। गांधी जी की बात अलग थी, वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम तो पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फ़र्क है। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। लौटते में मैं तीसरे दर्जे में यह कहकर बैठ जाता हूँ कि पहला दर्जा रात को असुरक्षित रहता है। यही बुद्धिजीवी की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही है। देश के प्रति बुद्धिजीवी बहुत जागरूक है। वह पहले दर्जे से उतरता और तीसरे में चढ़ता है। सोचता हूँ मुझे हो क्या गया है, इतना अनिश्चय, इतना अविश्वास। क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने यही अनिश्चय और अविश्वास की मानसिकता दी है हमारी पीढ़ी को? यह तो बस आज़ादी के 25 वर्षों की बात कर रहे हैं, और यही हम आगामी पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं। जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह समाजवाद मार्ग है, पर ले कहीं और जा रहा है। महात्मा गांधी मार्ग पर सारे ठग रहते हैं। रविंद्र मार्ग पर बूचड़ खाना खुला है। परीक्षा में कोई बैठता है और पास दूसरा हो जाता है। सारे देश में शक्कर के दाम 2 रुपये किलो निश्चित किए गए हैं, पर इस घोषणा के बाद ही उसका दाम 4 रुपये से बढ़कर 4.25 रुपये हो जाता है। सहकारी दुकान के सामने कतार लगी है और पीछे के दरवाज़ों से चीज़ें काला बाजार में चली जा रही हैं। क्षेत्र में काम कोई करता है और टिकट दूसरे को मिल जाती है। हम किसी को महान भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं और वह सदाचार अधिकारी बना दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में यदि कथनी और करनी में इतना अंतर हो तो इससे जनता की परेशानियां कितनी बढ़ जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी जो हमने पाठ किया था एमए की पढ़ाई के लिए, और जिन बातों को मैंने हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था,
वो मैं बताता हूँ। और पूरा श्रेय जाता है हरिशंकर परसाई जी को। और यदि कॉपीराइट से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो मैं इसे हटा सकता हूँ, मुझे बता दिया जाए तो। परेशानी यही है कि सत साहित्य कुल 8-10 वाक्यों में आ जाता है, जैसे सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ब्रह्मचर्य से रहो, पराई स्त्री को माता समझो आदि। एक तो बुद्धिजीवी, फिर कोर्स का बुद्धिजीवी। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। कितना ही प्रखर बुद्धिजीवी हो, अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है तो उसका मनोबल घट जाता है। तीसरे दर्जे से उतरा और बुद्ध नहीं अबुद्ध शाकाहारी होटल में ठहरा बुद्धिजीवी आधा बुझ जाता है। मैं मनोबल बनाए रखने के लिए 15-20 मील पहले तीसरे से पहले दर्जे में आ जाता हूँ और पेट चाहे पचा न सके अच्छे मांसाहारी होटल में ठहरता हूँ। पहला दर्जा और गोश्त बुद्धिजीवी को प्रखर बनाते हैं। 3 पहले दर्जे का किराया और पेट में मुर्गा बुद्धिजीवी को क्रांतिकारी बना देता है। मुर्गा दिन में सबसे पहले क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति की बांग देता है और फिर घूड़े पर दाने बीनने लगता है। भारतीय बुद्धिजीवी का भी यही हाल है, क्रांति की बांग, घूड़े पर दाने चुगना और हलाल होने का इंतज़ार करना। यूँ दूध और कलाकंद खाने वाले नहीं, सेवन करने वाले भी अपने को क्रांतिकारी बुद्धिजीवी कहते हैं, पर मैं नहीं मानता। अब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ गाड़ी पूर्व से आती है, पर मैं पश्चिम की तरफ भी देखता हूँ। दोनों तरफ से गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। पूर्व से आने वाली गाड़ी पश्चिम से भी आ सकती है। और अंत वाला, अब तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अब के जब राम के काम से गंधमादन जाओ तो हमारे लिए भी पेचिश की दवा लेते आना। तो बेटे, मौका मिले तो पढ़ना, उनको अवश्य पढ़ना, अच्छा लगेगा, समझे? हाँ।